भाग 112। निशा मिली गोविंद माहेश्वरी से। संगरूर से वापस आने के बाद निशा और अभिमन्यु दोनों अब अपने रूटीन में वापस आ चुके थे, जिसमें दोनों की ही प्यार भरी शरारतें शामिल थी। निशा ने अभिमन्यु को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने दी कि उसकी मां ने अभी और उसके रिश्ते को ना ही स्वीकार किया था और ना ही वो उन्हें अपने घर में एक पल के लिए देखना चाहती थी। निशा ने खुद को खुश रखने की बहुत कोशिश की थी संगरूर से आने के बाद, लेकिन उन बातों का याद आते ही वो रो पड़ती। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उसे और अभी को इस तरह से जाने के लिए कह दिया और निशा उन्हें मना न सकी। निशा और अभिमन्यु गाड़ी में थे। अभिमन्यु निशा को कोचिंग क्लास ड्रॉप करने जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निशा के दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चल रहे हैं। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और तभी उसने अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु ने रास्ते पर ध्यान देते हुए कहा। निशा ने झट से जवाब दिया, अब मुझे लेने मत आना। अभिमन्यु ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर आगे देखते हुए कहा, क्यों? निशा ने फिर फौरन जवाब दिया, वो आज मैं सौम्या से मिलने वाली हूँ तो। अभिमन्यु ने एक पल कुछ सोचते हुए कहा, सोमो से? अचानक क्यों? निशा अभिमन्यु के इस सवाल पर कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे अचानक नहीं है, वो तो हम जब ऑफिस में मिले थे तभी डिसाइड किया था मिलने का, लेकिन वो तब बिजी थी और अब आज मिलने वाले हैं, मुझे ड्रॉप कर देगी। अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे फौरन ही हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अभिमन्यु उसे ड्रॉप करके ऑफिस चला जाता है। कोचिंग क्लास के खत्म होने पर सौम्या आ जाती है। निशा उसके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है। गाड़ी में बैठे बैठे निशा के दिमाग में एक ही सवाल बार बार दौड़ रहा था। उसने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, सौम्या, हमें मिस्टर माहेश्वरी जी मिल जाएंगे ना? सौम्या का ध्यान पूरी तरह से रोड पर था। उसने गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ निशा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो मिल जाएंगे, तू चिंता मत कर और अपना दिमाग दौड़ाना बंद कर। निशा ने हाँ में सिर हिला दिया और शांत होकर बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों एक आर्ट गैलरी के बाहर खड़े थे। आर्ट गैलरी के बाहर गोविंद आर्ट हाउस लिखा था। सौम्या को देखकर वॉचमैन उन्हें जाने देता है, क्योंकि सौम्या गोविंद जी से मिलती रहती थी। दोनों अंदर आते हैं। अंदर आकर आसपास की पेंटिंग्स और आर्ट पीस देखकर निशा काफी हैरत में थी। सभी काफी खूबसूरत थे। अंदर जाके सौम्या ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, गोविंद सर कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अंदर रूम में पेंटिंग बना रहे हैं, आप वहाँ जाकर मिल सकती हैं। सौम्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, थैंक्स, चल निशा। इतना कहकर सौम्या निशा को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ जाती है। निशा की धड़कनें इस वक्त काफी तेज थी। आज उसे उस सच का पता चलने वाला था जिस सच के लिए उसने न जाने कितनी मशक्कतें की थी। इससे पहले कि सौम्या दरवाजा खोलती, निशा ने कहा, सौम्या, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? सौम्या ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ। सौम्या इतना बोल चली गई। निशा अब गहरी सांस भरकर भगवान का नाम लेकर रूम के अंदर कदम बढ़ाती है। अंदर गोविंद जी की पीठ उसकी तरफ थी। वे अग्नि में लिपटी एक स्त्री का चित्र बना रहे थे। उनके एक हाथ में पैलेट था। उनके पेंट करने के तरीके से कोई भी उनके अनुभव को देख सकता था। गोविंद जी को जब एहसास हुआ कि कमरे में कोई है तो वो पीछे मुड़े। अपने सामने किसी अनजान लड़की को देख वो बोले, आप कौन? निशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं निशा अभिमन्यु मित्तल हूँ, अभिमन्यु मित्तल की वाइफ। गोविंद जी उसका परिचय सुन बोले, ओह, तो आप हैं मित्तल खानदान की बहू। निशा ने सिर हिला दिया। गोविंद जी ने पैलेट को टेबल पर रखकर अपने हाथ एक टॉवल से पोंछते हुए कहा, अभिमन्यु नहीं आया? निशा ने ना में सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं सौम्या के साथ आई हूँ, वो मुझे आपसे काम था। गोविंद जी ने मुस्कुरा कर कहा, ओह, लेट मी गेस, अपनी और अभिमन्यु की एक सुंदर सी पेंटिंग बनवानी है। नो प्रॉब्लम, बन जाएगी। निशा उनकी बात सुन बोली, नहीं, वो कुछ और था। गोविंद जी ने सवालिया नजरों से कहा, क्या? निशा ने अपना फोन अनलॉक करके चंडीगढ़ वाले घर में मिली पेंटिंग की फोटो ओपन करके उन्हें दिखाते हुए कहा, ये आपने बनाई है? गोविंद जी ने तस्वीर को देखकर कहा, जी हाँ। निशा ने उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा, आप बता सकते हैं कि किसकी तस्वीर है? गोविंद जी ने कहा, ये तो जितेंद्र जी की तस्वीर है, रविंद्र के पिता। निशा की आंखें बड़ी हो गई। गोविंद जी ने फिर पूछा, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? निशा ने उनके सवाल को नजरअंदाज करके कहा, अंकल प्लीज, आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी आपसे कुछ पूछने। इतना बोल वो बाहर भाग गई। वो सीधा जाके गाड़ी में बैठी तो सौम्या ने कहा, हो गया काम? निशा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। निशा ने मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। सौम्या ने गाड़ी अब गायत्री भवन की तरफ बढ़ा दी। निशा के दिमाग में अब सब कुछ दौड़ने लगा। उसका आशा जी के प्रति स्नेह, उस दिन जागरण में उस महिला का उसे पूर्वी कहना, पार्थ के साथ एक कनेक्शन सा फील होना,
उसे बस अब पूर्वी के बारे में जानना था और कंफर्म करना था कि जो वो सोच रही है वो सच है या नहीं। कुछ देर बाद दोनों गायत्री भवन के बाहर थे। निशा ने उसे अंदर आने को कहा तो वो उसके साथ अंदर गई। अंदर जाकर निशा अपने कमरे में चली गई और सौम्या, सुहानी जी और गायत्री जी से मिली। निशा चेंज करके उनके साथ बैठ गई। कुछ देर बाद सौम्या चली गई। निशा ने फिर सुहानी जी से कहा, माँ आरुषि कहाँ है? उन्होंने कहा, आज उसका एक एग्जाम है ना, तो वो आती ही होगी। गायत्री जी अपने कमरे में चली गई। अब हॉल में सिर्फ सुहानी जी और निशा थी। निशा ने गहरी सांस लेकर सुहानी जी से पूछा, माँ, मैं जब भी ओबेरॉय फैमिली के किसी परिचित से मिलती हूँ तो वो पूर्वी का जिक्र करते हैं। ये पूर्वी कौन है? सुहानी जी ने उसके सवाल पर उसे देखते हुए कहा। आज अचानक ये सवाल? निशा ने नजरें चुराते हुए कहा, वैसे बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी। तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, पूर्वी पार्थ की जुड़वा बहन थी। यह है, पता नहीं। अपने जन्म के उपरांत 2 साल बाद एक दिन ट्रेन में आशा ने अपनी बेटी को खो दिया। आशा ने पूर्वी को उसकी केयरटेकर को थमाया था और खुद उसने पार्थ को संभाला हुआ था। ट्रेन के रुकने पर आशा तो पार्थ को लेकर उतर गई, लेकिन वो केयरटेकर पूर्वी को लेकर नहीं उतरी। आशा को लगा कि वो उतर गई क्योंकि ट्रेन के रुकने से कुछ पल पहले ही केयरटेकर पूर्वी को लेकर वॉशरूम गई थी। इससे पहले कि आशा फिर से ट्रेन में चेक करने जाती, ट्रेन चल चुकी थी और आशा ने अपनी बच्ची को खो दिया। न जाने अब वो कहाँ है। उस वक्त उनके साथ रविंद्र भाई साहब भी नहीं थे। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे माधवी जी ने यही बताया था कि वो उन्हें ट्रेन में रोती हुई मिली थी। निशा ने खुद के भावों को कंट्रोल करते हुए कहा, तो उन्होंने केयरटेकर से कांटेक्ट नहीं किया? निशा की बात सुन उन्होंने फिर कहा, किया था। उस केयरटेकर ने बच्ची को किसी औरत को पकड़ाया था और फिर वो खुद वॉशरूम चली गई थी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसे वो दिखी ही नहीं। ना औरत दिखी और ना ही बच्ची। उस केयरटेकर की लापरवाही के कारण आशा और रविंद्र भाई साहब को आज तक दर्द सहना पड़ रहा है। उसके बाद से आशा जी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उसे फिर रविंद्र भाई साहब अपने साथ अमेरिका ले गए। सब सुनकर निशा का मन रोने को चाहा, लेकिन अभी उसे आखिरी सवाल करना था। उसने पूछा, उनका चंडीगढ़ से कोई ताल्लुक था क्या? सुहानी जी ने कहा, हाँ, पार्थ और पूर्वी का जन्म चंडीगढ़ में ही हुआ है। वो पहले वहीं रहते थे, लेकिन फिर मुंबई आ गए और फिर अमेरिका चले गए। उस दिन ट्रेन से आशा बच्चों को लेकर मुंबई ही आ रही थी। निशा को अब अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने कहा, वो सब तो आज भी पूर्वी की खोज में होंगे। सुहानी जी ने कहा, हाँ, रविंद्र भाई साहब और पार्थ आज भी पूर्वी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन न जाने दुनिया के किस कोने में है वो। निशा अब उन्हें सोने का कहकर ऊपर चली गई। वो ऊपर कमरे में आकर बेड पर पीठ के बल लेट गई। उसके सामने आशा जी और रविंद्र जी का अपने प्रति स्नेह याद आ रहा था, पार्थ और उसका कनेक्शन। तभी उसके दिमाग में आशा जी और रविंद्र जी का अपने लिए किया गया कन्यादान याद आया। उसकी आंखों से अब आंसू निकल गए, जिन्हें उसने सुहानी जी के सामने रोका हुआ था। वो खुश थी, लेकिन इतने सालों बाद अपना सच पता लगना उसके लिए काफी भावुक था। जिन्हें वो न जाने कहाँ ढूंढ रही थी, वो तो उसके कितने करीब थे। क्या सालों से दबे हुए राज को सबके सामने लाएगी निशा? क्या होगा जब निशा के पिता को और अभिमन्यु को माधवी जी की नाराजगी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 113। इतने दिनों से मैं जिन्हें ढूंढ रही थी वो तो मेरे सामने है और मैं समझ ही नहीं पाई। कितनी मूर्ख थी मैं। निशा सुहानी जी की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। दिमाग में आशा जी और रविंद्र जी का अपने लिए किया गया कन्यादान याद आ गया। उसकी आंखों से अब आंसू निकल गए, जिन्हें उसने सुहानी जी के सामने रोका हुआ था। अपने आप में वो खुश थी, लेकिन इतने सालों बाद अपना सच पता लगना उसके लिए काफी भावुक था। जिन्हें वो न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, वो तो उसके कितने करीब थे। आज सुबह से निशा ने सबसे पहले जब माहेश्वरी जी से और उसके बाद सुहानी जी से जो कुछ भी सुना था, उसे एक साथ जोड़ने के बाद निशा समझ गई थी कि उसके दिमाग में जो चल रहा है वही सही है और उसका अंदाजा किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। सुहानी जी से बात करने के बाद निशा अपने कमरे में आ गई और उसके बाद वो सारा दिन इसी उधेड़बुन में लगी रही और उसे पता ही नहीं चला कि सच में डूबे डूबे कब शाम हो गई। रात के 8 बज चुके थे और निशा अभी भी अपने दिमागी उलझन में थी और कमरे में अंधेरा था। क्योंकि लाइट्स ऑफ थी तो अभिमन्यु को काफी अजीब लगा। उसने अपना बैग और कोट अनुमान लगाकर पास में सोफे पर रखा और लाइट्स ऑन की तो सीधा नजर बेड पर गई और बेड का नजारा देखकर वो काफी हैरान रह गया, क्योंकि बेड पर बेढंग तरीके से निशा पेट के बल सोई हुई थी। निशा को इस वक्त सोते देख अभिमन्यु को अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर निशा इस वक्त पढ़ रही होती है।
इसलिए अभिमन्यु की चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि कहीं निशा को बुखार तो नहीं है, और इसीलिए अभिमन्यु ने आगे बढ़कर बेड पर निशा के पास बैठकर उसके गाल को छुआ, उसका तापमान चेक करने के लिए। लेकिन उसे हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। ये देख उसने निशा को झट से सीधा करके लिटाया तो उसके गालों पर रोने के कारण आंसुओं के निशान थे। निशा की ये हालत देखकर अभिमन्यु को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान सा उसे देखता रह गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वो अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ गया। नीचे वो सीधा किचन में गया जहाँ सुहानी जी डिनर के रिलेटेड कुक को कुछ कह रही थी। अभिमन्यु को किचन में देख वो उसकी तरफ बढ़ गई और बोली, क्या हुआ अभी, कुछ चाहिए था? अभिमन्यु ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, माँ जब निशा आई थी सेंटर से तो ठीक थी। अभिमन्यु की बात सुनकर सुहानी जी ने हैरानी से पूछा, हाँ, ये सवाल क्यों कर रहा है, क्या हुआ, वो ठीक है ना? अभिमन्यु ने बात टालते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, बस वो सो रही है इस वक्त तो फिक्र हो गई। उसने झूठ बोलते हुए बात बदल तो दी, लेकिन अभी के मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। सुहानी जी ने हंसकर कहा, अरे तो सो ही रही है ना, मैं सोचू न जाने क्या हो गया। अच्छी भली तो हम दोनों बातें कर रहे थे दोपहर में, और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। थक गई होगी बेचारी पढ़ते पढ़ते, इसलिए सो गई होगी। तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के पूछा, कैसी बातें? सुहानी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, ओबेरॉय फैमिली के बारे में, पूर्वी के बारे में। लास्ट के शब्द सुन अभिमन्यु अपनी जगह पर तटस्थ हो गया। उसके सामने निशा की सच्चाई आ गई। वो बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ आ गया। वो सोती हुई निशा को देखने लगा। उसके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब अब निशा ही दे सकती थी। वो नहाने चला गया। नहाकर जब वो वापस आया, निशा बिस्तर पर नहीं थी, यानी कि वो उठ चुकी थी। अभिमन्यु नीचे गया तो नीचे निशा सुहानी जी की मदद कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक दिखाई पड़ रही थी और वो रोजाना से उसे ज्यादा खुश दिख रही थी। सभी डिनर करके बैठे। निशा को देखकर अभिमन्यु अब और ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि दोपहर में निशा बहुत ज्यादा रोई है, लेकिन वो अब सबके सामने ऐसे नजर आ रही थी जैसे वो काफी ज्यादा खुश हो। यही देखकर अभिमन्यु को लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है। रात के 10 बज चुके थे और अभिमन्यु कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। तभी कमरे में निशा एंटर हुई। निशा को देख उसने लैपटॉप बंद करके साइड पर रख दिया। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठ गई नाइट रूटीन करने के लिए। अभिमन्यु ने निशा को एक टक देखते हुए कहा, कैसा रहा दिन? निशा ने चेहरे पर नाइट क्रीम लगाते हुए कहा, बहुत अच्छा। अभिमन्यु ने नजर तिरछी करते हुए पूछा, आज काफी खुश लग रही हो, लगता है सोमू की कंपनी बहुत अच्छी लगी तुम्हें। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुश तो मैं हूँ आज। सोमू की कंपनी भी अच्छी है, लेकिन खुशी का कारण कुछ और है। अभिमन्यु के चेहरे के भाव गहरे हो गए और वो बोला, और क्या कारण है? तुम्हें देखकर लग रहा है जरूर तुम्हारी खुशी की कोई और वजह भी है। निशा ने झट से जवाब दिया, मुझे आज वो पता लगा जिसकी खोज मैं न जाने कब से कर रही थी। अभिमन्यु ने फौरन पूछा, क्या? निशा एक गहरी सांस लेकर बोली, अपना सच, अपने माता पिता का सच। निशा की बात सुनकर अब अभिमन्यु की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। उसने लैपटॉप साइड किया और पूरी तरह से निशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या पता लगा निशा? निशा अपनी रूटीन खत्म कर बेड पर आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, इतने सालों से इस खोज में थी कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं, और आज मुझे पता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आशा माँ और महेंद्र पापा ही है। मैं ही उनकी खोई हुई बेटी हूँ, पूर्वी, जिन्होंने मेरा कन्यादान किया, जिनके साथ मैं रही इतनी देर, वही मेरे असल माता पिता है। अभिमन्यु को इस बात की वैसे कोई हैरत नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसने हैरत से कहा, ये तुम कैसे कह सकती हो? ये झूठ भी तो हो सकता है। निशा फिर उसे बताती है कि कैसे सालों की मेहनत पर वो आज इस पॉइंट पर आई थी। सब बताते हुए निशा की आंखों में आंसू फिर झलक गए। अभिमन्यु ने उसे एक टक देखते हुए कहा, तुम खुश हो? निशा ने खुशी से आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत, आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुश हो। अभिमन्यु ने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब कब बता रही हो उन्हें? निशा ने कुछ सोचते हुए कहा, यही तो सोच रही हूँ कि कैसे बताऊं, उन्हें यकीन भी होगा कि नहीं। अभिमन्यु ने कहा, तुमने बताया कि तुम अपने उस कड़े के थ्रू उस घर तक पहुंची थी जहाँ से तुम्हें जितेंद्र दादाजी की तस्वीर मिली, तो वो कड़ा दिखा देना उन्हें। निशा की आंखों में उसकी बात सुन चमक आ गई और वो बोली, अरे हाँ। इतना बोल वो जैसे ही उठने लगी, अभिमन्यु ने उसे पकड़कर रोककर कहा, कहाँ जा रही हो? निशा ने आगे बढ़ते हुए कहा, कड़ा ढूंढने। अभिमन्यु ने उसे रोकने का प्रयास किया, वो तो तुम्हें बाद में मिल जाएगा, अभी यहीं बैठो ना। निशा उसकी बात सुन मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। निशा उसके सीने से सिर लगाकर बैठ गई। अभिमन्यु ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, वैसे तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन पार्थ सिंह ओबेरॉय की बहन निकली। निशा ने हल्के हाथ से अभी के सीने पर मारते हुए कहा, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे,
अब है नहीं। अभिमन्यु ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ अब तो वो साला है। निशा ने मुंह उसकी तरफ करके उसे घूरते हुए कहा, अभी ने फौरन अपनी बात पलट दी। अरे रिश्ता है मेरा उसके साथ, साले और जीजे का, गाली थोड़ी दे रहा हूँ। निशा फिर नॉर्मल होकर फिर से उसके सीने से सिर लगाकर बोली, फिर ठीक है। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, साला कमीना, यही लड़की मिली थी उसे बहन बनाने के लिए। अब अगर पार्थ के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो ये हर्ट हो जाएगी। अब तक इसे नहीं बताया ताकि पार्थ और मेरी दुश्मनी देख ये हर्ट ना हो और उसे ये ना पता चले कि इसे हर्ट करके उसे टॉर्चर करने के मकसद से मैंने शादी की थी, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ और ना ही होगा। ओफो, निशा ने कहा, अब तो आप अपनी दुश्मनी खत्म कर देंगे ना पार्थ भाई के साथ? अभि ने कुछ सोच कर जवाब दिया, वो हमारा आपसी मामला है। निशा ने आंखों को ऊपर करके पूछा, अच्छा वैसे आपकी उनसे दुश्मनी का कारण क्या है? अभिमन्यु ने फिर बात बदलने की कोशिश की, आज तुमने एक सच जान लिया ना, बस इससे ज्यादा कैपेसिटी तुम में नहीं है। निशा उसकी बात सुन मुंह बनाकर अलग हो गई। अभिमन्यु मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारे भाई और अपने श्री श्री साले साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। निशा हंस पड़ी। अभिमन्यु उसे हंसता देख मुस्कुरा दिया। यही तो वो चाहता था, उसकी हंसी। उसने आव देखा ना ताव, सीधा उसके होठों पर होठ रख दिए। निशा चौंक गई, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगी। निशा के होठों पर जुल्म ढाते हुए उसने निशा को लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। अभिमन्यु अब वाइल्ड होता जा रहा था। उसके हाथ निशा के नाइट सूट के बटन खोलने के लिए बढ़ गए। कुछ घंटों बाद दोनों के कपड़े बेड के नीचे जमीन पर थे और दोनों बेड की सफेद चादर में लिपटे मोहब्बत के समुद्र में डूबे हुए थे। क्या होगा जब निशा अपने असली माँ बाप के पास जाएगी? क्या होगा जब निशा की सच्चाई जानने के बाद पार्थ और अभिमन्यु का आमना सामना होगा? क्या होगा अभि और निशा के इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बेतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 114, एनिवर्सरी पार्टी। देख रहा हूँ कल से तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है। निशा ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए बाल बना रही थी। तभी कमर पर टॉवल लपेटे अभिमन्यु बाथरूम से बाहर निकला। उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। निशा को कहीं खोया देख उसने हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर फेंका और निशा को पीछे से बाहों में भर कर कहा। निशा ने जैसे अभी की बात सुनी उसका ध्यान टूट गया और वो झट से बोली, हाँ तो खुशी तो होगी ना मुझे, अपने असली माँ बाप के बारे में पता जो चल गया है। अभिमन्यु ने उसका माथा चूमते हुए कहा, माँ बाप के बारे में पता चलने के बाद मुझे ना भूल जाना। जैसे ही अभिमन्यु ने निशा को पकड़ा, निशा ने उसे गले लगा लिया। वो उसे लिपटते हुए बोली, आपको थोड़ी भूल सकती हूँ, आप ही के कारण तो सौम्या तक पहुंची। अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, आज बताने जा रही हो? निशा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। अभिमन्यु ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम इसे स्पेशल क्यों नहीं बनाती उनके लिए? निशा ने मासूमियत से कहा, पर कैसे? अभिमन्यु ने उसे एक आइडिया दिया, कल आशा आंटी और रविंद्र अंकल की एनिवर्सरी है, उनके लिए उनकी एनिवर्सरी का बेस्ट गिफ्ट होगा ये। निशा की आंखों में चमक आ गई। निशा झट से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अभिमन्यु मजाकिया अंदाज में बोला, तो तुम्हारे भाई का सुबह मैसेज आया था, पार्टी में इनवाइट किया है, तो दिमाग में आ गया ये आइडिया। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा की खुशी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बढ़िया आइडिया है, अब हम कल ही उन्हें सरप्राइज देंगे। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अभिमन्यु भी रेडी होने लगा। निशा ने अब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े अपने कड़े की तरफ देखा जो उसने सुबह सुबह ढूंढ लिया था। उसने उस कड़े को पकड़ा और उसे चूम लिया। अगले दिन शाम के 6 बज रहे थे और पूरा ओबेरॉय मैंशन सजा हुआ था। आशा जी और रविंद्र जी की सालगिरह पर गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। आज ही के दिन राइमा और पार्थ के शादीशुदा होने की न्यूज ओबेरॉय फैमिली पब्लिकली देने वाली थी। कुछ ही पलों में मित्तल फैमिली भी वहां पहुंच गई। ओबेरॉय फैमिली ने उनका स्वागत किया। निशा का आज उन्हें देखने का नजरिया बदल गया था। ऐसा नहीं था कि पहले वो उन्हें इज्जत सिर्फ नाम के लिए देती थी, बल्कि अब वो इज्जत और वो प्यार और बढ़ गया था। दिल ही दिल में वो भाव और गहरे हो गए थे। उसका मन चाह रहा था कि वो कसकर आशा जी के गले लग जाए, लेकिन वो कंट्रोल कर रही थी। अभिमन्यु उसकी परिस्थिति समझ पा रहा था। रविंद्र जी और आशा जी ने सबके सामने राइमा और पार्थ की शादी की न्यूज दी तो सभी चौंक गए, क्योंकि राइमा का रिश्ता पहले अभिमन्यु के साथ फिक्स था। सभी आपस में बातें करने लगे। इसी बात से डरकर राइमा ने पार्थ को मना किया था ये बात अनाउंस करने के लिए, लेकिन वो भी चाहता था कि अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। जब सभी गेस्ट की बातें बढ़ने लगी तो पार्थ ने आगे बढ़कर वही झूठी कहानी सुना दी जो सिवाय अभिमन्यु के मित्तल फैमिली और ओबेरॉय फैमिली जानती थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए राइमा का रिश्ता अभिमन्यु से टूट गया। पर बातें जब सहगल परिवार पर उठने लगी तो ओबेरॉय फैमिली को पार्टी समाप्त करनी पड़ी।
सहगल्स की कंपनी का क्या हाल हुआ ये सब जानते थे, और सहगल फैमिली अभी कहाँ किस हाल में है ये कोई नहीं जानता था सिवाय अभिमन्यु और पार्थ के। अगर अभी उनका मुद्दा उठता तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। गेस्ट अब धीरे धीरे जाने लगे। अंत में ओबेरॉय मेंशन में ओबेरॉय फैमिली के साथ मित्तल फैमिली और माहेश्वरी फैमिली ही रह गई थी। गोविंद जी ने निशा के उनके पास आने की बात नहीं उठाई थी। माहेश्वरी फैमिली के साथ दिव्या भी आई थी। सभी हॉल में बैठे थे। राइमा को पार्टी का इस तरह से एंड होना अच्छा नहीं लगा था। राइमा आशा जी के पास बैठी और बोली, मॉम आई एम सॉरी, आज मेरे कारण न जाने आपको क्या क्या सुनना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी। उसकी आंखों में आंसू झलक गए। ये देख आशा जी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है राइमा, लोगों का तो काम ही है कहना, और वैसे भी हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी से मतलब है। राइमा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अलका जी बोली, आशा भाभी आप और सुहानी भाभी आप दोनों काफी खुशकिस्मत निकली जो इतनी अच्छी बहू मिली है। हम तो अब अपने आगे आने वाली बहू से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनकी बात पर आशा जी और सुहानी जी मुस्कुरा दी। आशा जी ने कहा, तो भाभी जी कहिए ना गौरव को कि ले आए आपकी पसंद की लड़की। क्यों गौरव? गौरव जो कि निशा की साड़ी में से झांकती कमर पर हवस भरी नजरें टिकाए बैठा था, नजरें हटाकर बिना किसी भाव के कहता है, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी वादी में। सभी अब चुप हो गए। सभी वहाँ गौरव के व्यवहार से वाकिफ थे कि वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। गोविंद जी ने उसका हाथ कसकर दबा दिया तो गौरव ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और फोन चलाने लगा। माहौल को थोड़ा गर्म देख आरव बोला, चलिए ना पार्थ भाई, हम सभी के गिफ्ट देखते हैं। पार्थ बोला, अरे बिल्कुल। आरव, पार्थ और आरुषि मिलकर माहेश्वरी परिवार और मित्तल परिवार के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को लेकर आए। पार्थ और राइमा गिफ्ट खोलते हैं। सभी के गिफ्ट्स देख ओबेरॉय परिवार बहुत खुश हुए। सभी गिफ्ट्स खोलने के बाद राइमा सभी गिफ्ट्स में से कुछ ढूंढने लगी। ये देख पार्थ बोला, रिम्स क्या ढूंढ रही हो? राइमा ने कहा, पार्थ अभी ने कहा था कि वो मॉम और डैड को कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाला है, तो बस वही ढूंढ रही थी। राइमा की बात सुन सभी अब सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर निशा को देखा तो निशा भी बदले में मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने अपने कोट की पॉकेट से गिफ्ट रैपर में रैप्ड एक गिफ्ट बॉक्स निकाला और उठकर आशा जी की तरफ बढ़ गया। वो आशा जी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठा और गिफ्ट बॉक्स को उनकी गोद में रखकर बोला, खोलिए। आशा जी मुस्कुराते हुए उस रैपर को खोलती है। रैपर को खोलकर वो जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है, उसमें रखे कड़े को देख वो चौंक जाती है। वो कांपते हाथों से उस कड़े को पकड़ती है। उनकी आंखों में आंसू छलक गए। रविंद्र जी जो कि उनके बगल में बैठे थे, वो भी उस कड़े को देख चौंक गए, लेकिन बाकी किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आया जब तक आशा जी के मुंह से वो लफ्ज न निकले। आशा जी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो पूर्वी का कड़ा है। ये सुन सभी चौंक गए। निशा की खुद की आंखों में आंसू भर चुके थे। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ा हुआ था। आशा जी अब आंसुओं से भरी निगाहों से अभिमन्यु को देखते हुए बोली, कहाँ है मेरी पूर्वी? पार्थ समझ गया कि आज सच बाहर आने वाला है। वो भी प्यार भरी निगाहों से निशा को देखने लगा। अभिमन्यु अपनी जगह से उठा और किसी को कॉल करके कहा, सामान अंदर ले आओ। सभी सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगे। कुछ ही पलों में कुछ आदमी बड़े बड़े अखबार में लपेटे पोर्ट्रेट्स को लेकर आए। एक जगह पीछे से पकड़कर खड़ा कर दिया। अभिमन्यु ने कहा, उठिए आंटी, अंकल, देख लीजिए अपनी पूर्वी को। आशा जी और रविंद्र जी एक नजर अभिमन्यु को देखकर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों खड़े होकर सबसे पहले पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ जाते हैं। आशा जी उस पर से अखबार हटा देती है। सामने एक नवजात बच्ची की तस्वीर थी, जिसे वो देखते ही पहचान गई कि ये पूर्वी है। आशा जी उस तस्वीर को स्नेह से छूकर अगले पोर्ट्रेट से अखबार हटाती है। उस पोर्ट्रेट में पूर्वी कुछ बड़ी थी। इस तरह करते करते वो आखिरी पोर्ट्रेट तक पहुंचती है और हर पोर्ट्रेट में पूर्वी की उम्र बढ़ रही थी। जैसे जैसे पोर्ट्रेट में पूर्वी की उम्र बढ़ रही थी, सभी को वो निशा जैसी ही लग रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। सभी आखिरी पोर्ट्रेट को देखकर तसल्ली कर लेना चाहते थे। आशा जी ने अब कांपते हाथों से आखिरी पोर्ट्रेट से अखबार हटाया तो पोर्ट्रेट की जगह एक मिरर था, जो कि निशा के बिल्कुल सामने रखा था और उसमें निशा का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। निशा आंखों में आंसू लिए, होठों पर मुस्कान लिए एकटक उन्हें देख रही थी। निशा ने धीमी आवाज में भरे हुए गले से कहा, माँ। आशा जी झट से पीछे मुड़ी और उसके लिए बाहें फैला दी। निशा उठकर भागकर उनके सीने से लग गई। दोनों माँ बेटी का गुबार फूट गया और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। बाकी सभी की आंखों में भी आंसू थे। कुछ मिनटों बाद निशा आशा जी से अलग होकर रविंद्र जी की तरफ देखती है। वो भी उसे सीने से लगाकर रोने लगे। पार्थ भी उठकर उनकी तरफ बढ़ गया। रविंद्र जी से अलग होकर निशा पार्थ के सीने से लग गई। आरव अभी भी हैरान था। वो अपने आप से बोला, यानी कि निशा भाभी ही पूर्वी है? क्या सभी निशा को पूर्वी के रूप में स्वीकार करेंगे
और क्या ड्रामा होने वाला था इस एनिवर्सरी पार्टी में? क्या निशा को मिलेगा अपने असली माँ बाप का प्यार? क्या होगा इस बेइंतहा मोहब्बत का अंजाम? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 115। क्या इसका मतलब निशा भाभी पूर्वी है? आरव अभी भी हैरानी से देख रहा था। निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आशा जी ने निशा का माथा चूम कर कहा, हमें तो पहले दिन से आप में अपनी बेटी दिखाई दी थी, क्योंकि आप हमारी ही बेटी थी। देखते ही मेरे दिल ने कह दिया था कि हो ना हो कोई अपना ही करीब आया है। सुहानी जी बोली, और संजोग देखिए भाभी, दूर होकर भी आपकी बेटी आपके पास आ गई और उसका कन्यादान भी आप ही ने किया। कितनी कमाल की बात है ना। ईश्वर शायद ऐसे ही बिछड़े हुए को मिलाता है। गायत्री जी बोली, यही तो मेरे कृष्ण जी की लीला है। अगर दर्द देते हैं तो खुशी उससे बढ़कर देते हैं। सभी ने सिर हिला दिया। रविंद्र जी ने कहा, लेकिन बेटा आप सच्चाई तक कैसे पहुंची? निशा ने गोविंद जी की तरफ देखते हुए कहा, गोविंद अंकल की मदद से। सभी असमंजस में थे। निशा उन्हें पहले बिठाती है और फिर पूरी कहानी बताती है कि वो कैसे चंडीगढ़ वाले घर तक पहुंची और फिर कैसे सब कुछ हुआ। सब सुनकर आशा जी ने प्यार से कहा, अभी सच में आपका तोहफा बहुत स्पेशल है, हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा। निशा, अब आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, वादा कीजिए। वो अपना हाथ आगे कर देती है तो निशा सिर हिलाकर उनके हथेली पर अपनी हथेली रख देती है। तभी आरव कहता है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, कैसी कंफ्यूजन आरव? आरव ने मासूमियत से कहा, यही कि अब आपको हम निशा कहें या पूर्वी? उसकी बात सुन सब हंस दिए। आज सब खुश थे, लेकिन दिव्या और गौरव के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। ओबेरॉय परिवार के साथ उस रात के बाद निशा 2 दिन वहीं रही थी और आज वो वापस आ गई थी गायत्री भवन, वो भी सिर्फ अभिमन्यु की जिद पर। रात के 9 बज रहे थे। अभिमन्यु और निशा अपने कमरे में थे। निशा बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी और अभिमन्यु सोफे पर बैठा ऑफिस का काम। अभिमन्यु का तभी फोन बजा, जो कि निशा के पास टेबल पर रखा था। निशा ने मुड़कर देखा तो फोन पर साला नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु ने फाइल में नजर गड़ाए हुए कहा, कौन है निशा? निशा ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा भाई। अभिमन्यु असमंजस में उसे देखने लगा, फिर सब समझकर जल्दी से उठकर उसकी तरफ आया और कॉल पिक करके कहता है, हाँ बोलिए साले साहब। निशा उसे बुरे तरीके से घूर रही थी, जिसे महसूस कर वो बालकनी की तरफ चला गया और उसकी तरफ पीठ कर दी। अभिमन्यु ने पार्थ से 5 मिनट कुछ बात की और मुड़कर कमरे में जैसे ही आया, निशा द्वारा उसके मुंह पर तकिए का हमला हुआ, जिसे पाकर अभिमन्यु के कदम डगमगा गए, लेकिन संभल भी गए। अभिमन्यु हैरत से बोलता है, निशा क्या हुआ? निशा ने एक और तकिया उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, मेरे भाई का नंबर किस नाम से सेव किया है आपने, साला? अभिमन्यु उसके तकिए के हमलों से बचते हुए बोला, अरे तो साले को साला नहीं बोलूंगा तो क्या चाचू बोलूं? निशा बिना कुछ बोले उसके ऊपर तकिए से हमला करती रही। अभिमन्यु अब उसके हमलों से बचते बचाते उसके पास आया और इससे पहले कि वो उसे अपनी बुक उठाकर मारती, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। निशा अब घुटनों के बल बेड पर खड़ी हुई। निशा अभिमन्यु के सीने पर एक हाथ और एक हाथ उसके हाथ में देकर खड़ी थी। निशा ने नाराजगी से नजरें फेर ली। अभिमन्यु ने अपने खाली हाथ से उसकी कमर को थामकर अपने होठ उसके कान के पास लाके कहा, भाई क्या मिला? पति की कदर ही करनी छोड़ दी आपने तो धर्मपत्नी जी। निशा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख अभिमन्यु भी हल्के से मुस्कुरा दिया। निशा ने उसकी तरफ निगाहें करके कहा, हाँ तो नाम ढंग से सेव करना चाहिए ना। अभिमन्यु ने उसका हाथ छोड़ पॉकेट में से फोन निकाल कर उसकी तरफ करते हुए कहा, लो कर दो चेंज, जब हम पूरे ही आपके कंट्रोल में हैं, तो ये फोन क्या चीज है? निशा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। निशा ने फोन को बेड पर हल्के से फेंका और अभिमन्यु के गले में बाहें डालकर कहा, ओ तो आप हमारे कंट्रोल में हैं। अभिमन्यु ने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, शुरुआत से। निशा ने कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर आपको हमारा हर कहा मानना चाहिए। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हुक्म कीजिए रानी साहिबा। निशा ने झट से जवाब दिया, हमें अभी ड्राइव पर जाना है। अभिमन्यु चौंक कर बोला, और पढ़ाई? निशा फिर फौरन जवाब दिए बोली, कल संडे है, कल का पूरा दिन पढ़ाई को समर्पित है। अभिमन्यु ने सवालिया नजरों से पूछा, और हमें क्या समर्पित करेंगी आप? निशा ने नजरें उठाते हुए कहा, आपको तो अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। वैसे आपको आज की रात पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। अभिमन्यु हंस पड़ा और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस गरीब की झोली में भी कुछ डाला। निशा भी हंस पड़ी। अभिमन्यु ने निशा के माथे को चूम कर कहा, हम 1 घंटे में चलते हैं, तब तक मैं सब कुछ वाइंड अप कर लेता हूँ, तुम भी कर लो। निशा मुस्कुराकर सिर हिला देती है।
अभिमन्यु हल्के से अपने होठों को उसके होठों से छूकर दूर होता है और सोफे की तरफ बढ़ जाता है। निशा भी फिर से किताबों में गुम हो जाती है। 1.5 घंटे बाद दोनों रेडी होकर ड्राइव पर निकलते हैं। दोनों ने कपड़े नहीं बदले थे और नाइट वेयर में ही थे। अभिमन्यु ने गाड़ी की चाबी ली और दोनों कमरे से निकल गए। अभिमन्यु ने सुहानी जी को मैसेज कर दिया था उनके जाने का, ताकि वो परेशान ना हो। कुछ ही मिनटों में दोनों निकल गए थे अपनी ड्राइव के लिए। अभिमन्यु ने विंडोज खोली हुई थी, जिसके कारण ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छू रही थी। निशा ने अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लिया। अभिमन्यु ने निशा का हाथ थाम कर कहा, अचानक ड्राइव का कैसे ख्याल आया? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मन किया। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। अभिमन्यु गाड़ी को सीधा मरीन ड्राइव ले गया था। वहाँ पर वो दोनों पत्थरों पर बैठ गए। अभिमन्यु ने एक आइसक्रीम पार्लर से दोनों के लिए आइसक्रीम ले ली थी। निशा ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, आइसक्रीम इकलौती ऐसी चीज है इसमें हम दोनों की पसंद मिलती है, नहीं? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने कहा, अपने घर वालों को कब बता रही हो ओबेरॉय परिवार के बारे में? अभिमन्यु का सवाल सुन निशा की मुस्कान छंट हो गई और उसके कानों में माधवी जी के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द गूंजने लगे। अभिमन्यु ने कहा, पार्थ कह रहा था कि आशा आंटी और रविंद्र अंकल उनसे मिलना चाहते हैं। निशा ने मायूसी से कहा, अभी मुझे पढ़ाई पर फोकस करना होगा अभी। निशा के लहजे में मायूसी महसूस कर अभिमन्यु ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, क्या हुआ? निशा ने झूठी मुस्कान चेहरे पर बिखेर कर कहा, कुछ भी तो नहीं। उसे घूरते हुए उसने कहा, तुम्हारी झूठी मुस्कान को पहचानना मुझे आता है निशा। अब बताओ क्या हुआ? जब से तुम्हारे घर से आए हैं मैं देख रहा हूँ कि जब भी उनकी बात होती है तुम टाल देती हो। तुम्हारी माँ ने एक्सेप्ट कर तो लिया है? कर लिया है ना एक्सेप्ट निशा? निशा उसके सवालों पर कुछ नहीं बोली, बल्कि उसकी आंख भर गई। ये देख अभिमन्यु उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को हथेलियों में थाम कर बोला, क्या हुआ है? निशा अब उसे सब बता देती है जो उस सुबह हुआ था। सब सुनकर अभिमन्यु की नसें तन गई। उसे माधवी जी पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर निशा के सामने वो जाहिर नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? निशा ने अपने गालों पर गिर चुके आंसुओं को पोंछ कर कहा, क्योंकि मैं आपकी प्रोटेक्टिवनेस से वाकिफ हूँ, जानती हूँ कि आप क्या कर गुजर जाते हैं। अभिमन्यु मुंह बनाकर बोला, हाँ तो उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये सब कहने की? निशा ने कहा, अभी माँ है वो मेरी, पाला है उन्होंने मुझे। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए कहा, ये कैसी माँ है निशा जिसने अपने बच्चों में भेदभाव किया है? निशा ने गुस्से से कहा, अभी माँ ने कोई भेदभाव नहीं किया। अभिमन्यु अब गुस्से से बोला, उन्होंने किया है निशा। उनके लिए क्या सिर्फ सो कॉल्ड अपनी बेटी की खुशियां मायने रखती है, तुम्हारी नहीं? निशा ने गहरी सांस छोड़कर कहा, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती अभी। बेहतर होगा कि हम बात यही छोड़ दें। इतना बोल निशा उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु भी उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी घर की तरफ चला दी थी उसने। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही निशा बिना अभिमन्यु का वेट किए अंदर चली गई। कुछ पलों बाद अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ तो निशा बाथरूम से निकली थी। वो सीधा बेड पर जाकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु भी कुछ ही देर में बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई थी। क्या निशा की माँ को मनाने के लिए कुछ करेगा अभिमन्यु? क्या होगा अभिमन्यु का अगला कदम? निशा के नए परिवार से मिलने की खुशी में क्या वो अपने पुराने परिवार को भूल जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 116। रात के 10 बज चुके थे। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की सुई की आवाज टिक टिक सुनाई दे रही थी। निशा नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाल काफी उलझे हुए थे और थोड़े गीले थे, जो निशा के सूखे गर्दन को भी थोड़ा गीला कर रहे थे। वो कमरे के बीचों बीच पंखे के नीचे आकर खड़ी होकर अपने बालों को और गर्दन को तौलिए से थोड़ा पोंछती है और फिर गुलाबी तौलिए को कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर पंखे के नीचे फैला देती है और चुपचाप बेड की तरफ बढ़ती है। बिना कुछ बोले वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ ही पल बाद कमरे का दरवाजा फिर से खुला। अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई उसे सुने। उसने देखा कि निशा पहले से ही बेड पर लेटी है। अभिमन्यु ने अपनी शर्ट उतार कर एक ढीली ढाली रेड कलर की टी शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का ट्रैक पहना। उसने हमेशा की तरह आज अपना मोबाइल भी नहीं देखा, ना ही पढ़ने के लिए कोई किताब उठाई। बस सीधा बेड पर निशा के बगल में लेट गया। वो दोनों एक ही बेड पर थे, लेकिन दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी थी। निशा ने पीठ मोड़ ली थी। अभिमन्यु ने भी दूसरी तरफ पीठ कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास तो है, पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। रात और गहरी हो चुकी थी।
अब कमरे में बस पंखे की सनसनाहट और घड़ी की आवाज ट्रैफिक की तरह शोर मचा रही थी। दोनों करीब होकर भी सैकड़ों मील दूर थे एक दूसरे से। दोनों की सांसों की गर्माहट कमरे में धीरे धीरे फैलने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। निशा ने एक बार आंखें खोली और सामने सफेद रंग की दीवार थी। कुछ पल यूं ही दीवार को देखती रही, फिर करवट बदल दी। अब वो अभिमन्यु की तरफ थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो सोच रही थी क्या अभिमन्यु अब भी जाग रहा होगा। उधर अभिमन्यु भी करवट बदल चुका था। उसने भी एक बार चुपचाप निशा की तरफ देखा। अभी भी निशा के बाल थोड़े गीले थे। कुछ बाल उसके माथे पर चिपक कर निशा की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। अभिमन्यु चाहकर भी कुछ न कह सका। शायद वो भी यही सोच रहा था कि क्या निशा सो चुकी है। दोनों के मन में एक सैलाब उबल रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शायद उन्हें कोई रोक रहा था। आधी रात में अचानक निशा ने गहरी सांस ली। अभिमन्यु को वो सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन निशा फिर से पीठ किए लेटी थी। वो खुद भी चुपचाप लेटा रहा। नींद दोनों की आंखों से मीलों दूर थी। एक बेचैनी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी बेड़ियों ने जकड़ कर रखा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बाहों में नहीं बल्कि ख्यालों में थे। निशा सोच रही थी क्या अभिमन्यु मुझसे कुछ कहेगा। शायद नहीं। अभिमन्यु भी सोच रहा था काश मैं कुछ कह पाता, पर कैसे शुरू करूं। रात ऐसी ही कटती जा रही थी। एक एक मिनट भारी लग रहा था। नींद बार बार आंखों तक आती, लेकिन फिर किसी सोच में खो जाती। दोनों की आंखें कभी कभी बंद होती तो फिर खुल जाती। आज नींद भी मानो दोनों के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। एक बार निशा उठी, पानी पिया और फिर से बेड पर लेट गई। अभिमन्यु ने हल्के से उसकी तरफ देखा, लेकिन अब भी कुछ नहीं कहा। निशा ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसे एहसास था कि अभिमन्यु जाग रहा है। वो कुछ पल बिना हिले डुले लेटी रही, फिर दोनों वापस वैसे ही लेटे रहे, चुप शांत, एक दूसरे की पीठ की ओर। अभिमन्यु ने करवट ली और निशा की तरफ देखा। वो अब भी लेटी थी, आंखें बंद थी, पर चेहरा शांत था। वो खुद भी इस खामोशी से थक चुका था। शायद वो सोच रहा था कि सुबह होते ही कुछ कहेगा। और निशा, शायद वो भी यही सोच रही थी, लेकिन उस रात वो पूरी रात ऐसी ही बीत गई, बिना किसी बात के, बिना किसी आवाज के। दो लोग एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर जैसे दो अलग दुनिया में रह रहे हो। 2 दिन बीत चुके थे और निशा और अभिमन्यु के बीच की अनबन अभी जारी ही थी। निशा इस वक्त सुहानी जी और गायत्री जी के साथ हॉल में बैठी थी। सुहानी जी ने न्यूज का चैनल लगा दिया। चैनल में सहगल हाउस की जलने की न्यूज आ रही थी। ये देख तीनों चौंक गए। न्यूज में रिपोर्टर कह रही थी सहगल हाउस में लगी आग। सुनने से ये पता लगा कि ये एक एक्सीडेंट था और घर के अंदर मिस्टर सिद्धांत सहगल, उनकी वाइफ सिद्धि सहगल और उनका बेटा सुमित सहगल तीनों मारे गए। ये न्यूज देखकर तीनों इतना घबराए नहीं, क्योंकि उन्होंने जो राइमा के साथ किया वो सुनकर उनको उनसे अब कोई मोह नहीं था। गायत्री जी ने कहा बहुत सही हुआ इनके साथ। अरे जो लोग अपने परिवार के नहीं हुए वो किसी और के क्या ही होते। बेचारी हमारी प्यारी सी राइमा को क्या से क्या बना दिया। निशा बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में गई और राइमा को फोन लगाया। राइमा ने कॉल उठाया। निशा ने कहा हेलो राइमा। राइमा ने जवाब दिया हाँ निशा। निशा ने पूछा कैसी हो। राइमा ने जवाब दिया मुझे क्या होना था। निशा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा नहीं वो न्यूज का जिक्र सुन फोन की दूसरी तरफ चुप्पी आई, पर फिर कुछ पलों बाद उसने कहा निशा मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों से उन्होंने मुझे एक ऐसे धोखे में रखा जिसके बारे में सोचना भी मेरे लिए असंभव था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे जैसे उनके कर्म थे, शांति मिलने तो नहीं वाली, पर फिर भी तुम ज्यादा टेंशन ना लो इस चीज की, और मेरी भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशा ने अपना ध्यान रखना की हिदायत देकर फोन कट कर दिया। निशा ने अपना फोन साइड टेबल पर रखा और पढ़ने बैठ गई। रात के 9 बजे थे। अभिमन्यु ऑफिस से घर आया और कमरे में जाकर उसने निशा को पढ़ते पढ़ते ही सोता पाया। ये देख अभिमन्यु ने पहले अपना बैग और कोट टेबल पर रखा और फिर निशा की तरफ बढ़ गया। उसने सभी किताबों को इकट्ठा कर साइड टेबल पर आहिस्ता से रखा और फिर उसकी गर्दन के नीचे तकिया लगा दिया। वो फिर उसके पास बैठकर एकटक उसे देखने लगा। उसने उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे किया। तभी निशा की आंख खुल गई। आंख खुलते ही सामने अभिमन्यु को देख एक पल के लिए वो डर गई, लेकिन फिर वो शांत हो गई। उसने उससे नजरें फेर उठकर जाना चाहा, पर अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर फिर से लिटाकर कहा कब तक नाराज रहने का इरादा है आपका। निशा ने बड़ी शालीनता से कहा उस दिन आपने गलत कहा था और फिर आपने सॉरी भी नहीं कहा। आप मर्द है तो क्या आपका गलत कहना और करने का अधिकार है। हम औरतों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। गलती जिसने की माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर कहने लगा आप जानती भी है आपकी इस नाराजगी ने हम पर क्या जुल्म ढाया हुआ है। जब भी आप नाराजगी से हमसे नजरें फेर लेती है तो दिल चाहता है कि खुद को ही खत्म कर दे।
आपकी नजरों का फेरना सीधा दिल पर खंजर की तरह वार करता है। आपके मुंह से अपना नाम सुनने को तरसा दिया है आपने मिसेस मित्तल। हमारी तो सुबह भी आपसे ही होती है और रात भी, और आप है कि आपको सिर्फ हमारी गलतियां दिखाई देती है, हमारी बेइंतहा मोहब्बत नहीं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भला? इतना सुनते ही थोड़ा तंज भरे लहजे में निशा ने कहा, वो मोहब्बत ही क्या जो गलत और सही का फर्क ना कर सके? निशा अभिमन्यु की आंखों में 2 दिनों की मायूसी साफ देख पा रही थी। उसने कहा, हम एक घर में हैं, एक ही कमरे में हैं, एक बिस्तर पर थे, पर दूर थे। आपसे बात किए बिना मेरे ये 2 दिन 20 साल जैसे थे। आदत लगा दी है आपने मुझे अपनी। अब ये दिल अपने बस में नहीं है, सब आपका हो चुका है। इतना सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, फिर भी आप मुझे मनाने नहीं आई। मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। निशा ने कहा, गलती आपकी है तो मनाना भी आपको ही चाहिए। अभिमन्यु ने सॉरी बोलकर मामले को सुलझा लिया। फिर निशा ने मजे लेते हुए कहा, 2 दिन की नाराजगी नहीं झेली जा रही थी, और अगर मैं कहीं चली गई तो? इतना सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे का भाव बदल गया। चेहरे पर जुनून और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने निशा के हाथ को कसकर थाम कर कहा, कहाँ जाना है डार्लिंग? निशा उसके इस रिएक्शन पर हंस पड़ी और बोली, अरे बाबा, कहीं नहीं जा रही, मजाक कर रही थी। फिर अभिमन्यु ने थोड़े सख्त आवाज में कहा, मजाक में भी मुझसे दूर जाने की सोचना मत। मैं कभी जाने नहीं दूंगा तुम्हें खुद से दूर। निशा ने बात को टालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब उठिए, डिनर का टाइम हो रहा है। अभिमन्यु उठ गया तो निशा भी उठ गई। निशा जैसे ही जाने लगी, अभिमन्यु ने खड़े होकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, पूरे 2 दिन तक नाराज थी तुम। निशा ने नटखट अंदाज में कहा, जिसको इतना प्यार करने वाला पति मिले वो 2 दिन से ज्यादा नाराज कैसे रह सकती है भला? अभिमन्यु मुस्कुरा दिया और पीछे से उसकी गर्दन पर किस कर दिया। निशा का बदन सिहर उठा, उसकी सांसें तेज हो गई, उसके होठ कांपने लगे। ये देख अभिमन्यु ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर फेर दी। अभिमन्यु उससे आगे बढ़ता, तभी निशा ने उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अब जाने दो। अभिमन्यु ने हंसकर उसे जाने दिया। निशा के जाते ही अभिमन्यु भी बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद निशा ने डिनर रेडी कर दिया। सभी डिनर कर रहे थे। आरव आरुषि को कुछ इशारा कर रहा था तो आरुषि उसे नजरों से मना कर रही थी। अभिमन्यु ये सब देखकर बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? दोनों सकपका गए। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। आरव ने आरुषि को इशारा किया तो आरुषि ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई अगले हफ्ते क्या है? अभिमन्यु ने पूछा, क्या है? आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, आपकी और भाभी की 2 मंथ एनिवर्सरी। तो क्यों ना हम उस दिन आपकी और भाभी की रिसेप्शन पार्टी करें। आप दोनों की भी अभी तक रिसेप्शन पार्टी नहीं हुई और भाभी अभी तक खुलकर मीडिया में भी नहीं आई। तभी अनीश जी बोले, निशा ने अपनी पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी है इस रिश्ते को आरुषि। अभिमन्यु ने कहा, मंजूरी दे दी है उसने, और आरुषि पार्टी जरूर होगी, वो भी ग्रैंड पार्टी। आरुषि और आरव ये सुन खुश हो गए। सुहानी जी निशा से बोली, निशा तुम पंजाब से अपनी फैमिली को इनवाइट कर लेना, इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये सुन निशा के होठों से मुस्कान छट गई, लेकिन उसने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। क्या निशा सच में इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर पाएगी? क्या रिसेप्शन पार्टी में कोई ऐसा राज खुलेगा जो सबको चौंका देगा? और क्या निशा का अतीत उसके वर्तमान पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।